2017 की सभी परीक्षाओं के लिए करंट पूरा करवा रहा हूँ, समसामयिक अध्ययन करवा रहा हूँ। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में आजकल अधिक से अधिक समसामयिकी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी भी सामान्य अध्ययन के दूसरे विषय के अलावा समसामयिकी पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैंने पाया है कि अभ्यर्थी सबसे कमजोर पकड़ करंट पर रखता है। समसामयिकी पर आमतौर पर अधिकतर लोगों की कमजोर पकड़ होती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश विशेष परीक्षा को लिया जाए तो 150 प्रश्नों में लगभग 35 से 40 प्रश्न समसामयिकी पर आता है। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न। आमतौर पे लोग 23, 24, 25 करके खूब संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी प्रश्न नहीं होते हैं तो परीक्षा हॉल में बैठ के इधर उधर झांकते रहते हैं कि कोई बता दे कि सही उत्तर क्या है। जबकि समसामयिकी सबसे कम समय में सबसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। सामान्य अध्ययन के बाकी विषय अभ्यर्थी साल भर पढ़ता है, लेकिन समसामयिकी पर अगर लास्ट में 15-20 दिन भी अगर बढ़िया से ध्यान दिया जाए तो ये जो 35 से ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, 35 प्लस क्वेश्चन जो आते हैं, उन पे अगर अच्छा कंट्रोल हो जाए तो सवाल ही नहीं है कि आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। मैंने पाया है कि प्रीलिम परीक्षा में फेल होने का सबसे बड़ा कारण और सबसे प्रमुख कारण करंट पर कमजोर पकड़ और अभ्यर्थी की करंट में लापरवाही होती है। मैं करंट पे ये 7वां वीडियो डाल रहा हूँ। 2017 की समसामयिक अध्ययन पर ही 7वां वीडियो है मेरा। आप प्ले लिस्ट में जाके बारी बारी सभी वीडियो देख सकते हैं। मुझे पता है आप समझदार हैं, आप खुद भी जानते हैं कि लास्ट समय में समसामयिकी पढ़ने का कितना ज्यादा महत्व होता है। आप पढ़ भी रहे होंगे, आपके पास मैगजीन्स होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैगजीन्स में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। मेरा काम है, मैं आपको मैगजीन्स पढ़ने को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है कि मैगजीन्स की सभी महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें मैं अपने अनुभव से महत्वपूर्ण मानता हूँ उन्हें मैं अलग करता चला जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए सभी सामान्य अध्ययन प्रश्नों में 1 या 2 नियुक्तियां पूछी जाती है। सामान्य अध्ययन पेपर में 1 या 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जरूर आती हैं, लेकिन अगर मैगजीन खोलकर देखिए तो लगभग 100 से 150 नियुक्तियां होती हैं। अगर आप 100 से 150 नियुक्तियां रटेंगे तो कितना समय जाया होगा, और संभव भी नहीं है रटना। कैसे रट सकते हैं आप? अगर उसी को रोज रोज दोहराएंगे तो बाकी विषय कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने क्या किया है कि 23 प्रमुख नियुक्तियों को यहाँ पे अलग कर लिया है। 100 से अधिक नियुक्तियों में से 23 प्रमुख नियुक्तियों को जिन्हें मैंने आवश्यक समझाया अलग कर लिया है। हाँ, 8-10 नियुक्तियां और होंगी, वो आगे पीछे किसी वीडियो में। जैसे ये राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, ध्यान रहे इसमें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां शामिल नहीं है, ये केवल राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं 23। तो मैं आगे पीछे करके, जैसे कि मान लेते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों में से 8-10 बची हुई हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां कराते समय कंबाइन उसमें जोड़ दूंगा। तो बहुत दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल इन 23 नियुक्तियों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय नियुक्तियों में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बारी से पढ़ देता हूं। डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के नए अध्यक्ष। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के नए अध्यक्ष। नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लें। 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ नीति आयोग का। इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करेंगे। जैसे डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के यानी केंद्रीय कैबिनेट जो होता है उसके 4 पदेन सदस्य होंगे और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। ठीक है, ये है नीति आयोग की संरचना। संजय कोठारी 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए। कौन है राष्ट्रपति के सचिव? संजय कोठारी। सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। डॉक्टर रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1994 में हुई थी, जब ये उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए, उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई 2017 को हुआ था। ये डेट याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई 2017 को आयोजित हुआ था। 1 मिनट। हाँ, 17 जुलाई 2017 को 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। ध्यान रहे, ये 2011 की जनगणना के आधार पर नहीं हुआ था, 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट, महामहिम राष्ट्रपति का जन्म स्थान कहाँ पे है? कानपुर देहात। उनके गांव का नाम है परौख इनके गांव का नाम है। आरके पंचनंदा इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। नाम क्या है? आरके पंचनंदा।
नेक्स्ट, रामचंद्र गुहा, इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से बीसीसीआई के प्रशासक पद से इस्तीफा दे दिया, रामचंद्र गुहा ने। जे.एस. दीपक, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जे.एस. दीपक, डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, इसे याद करना आपका काम है। नेक्स्ट, प्रसून जोशी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त, प्रसून जोशी। इसके पहले कौन अध्यक्ष था, आप कमेंट रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट, अचल कुमार ज्योति, नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचल कुमार ज्योति। जस्टिस दीपक मिश्रा, भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश, महत्वपूर्ण है 45वें, याद रखिएगा इसे। जस्टिस दीपक मिश्रा 45वें चीफ जस्टिस। मोहम्मद मुस्तफा, सिडबी के चेयरमैन, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसके चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा। नीतीश कुमार, 27 जुलाई 2017 की डेट महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं, बाकी आप जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नए शपथ ली फिर से दोबारा इन्होंने, तो गठबंधन तोड़कर पुराना गठबंधन, तो 27 जुलाई 2017 को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुभाष चंद्र गर्ग, एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एडीबी में भारत के वैकल्पिक गवर्नर, क्या नाम है, सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट, टी.आर. जेलियांग, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री, टी.आर. जेलियांग। सारी 2017 की खबरें हैं और अधिकतर पिछले 3 से 4 महीनों की हैं। नेक्स्ट, शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती। मोहम्मद शहबाज अली, मोहम्मद शहबाज अली, हज कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, हज कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद शहबाज अली। शशि शंकर, ओएनजीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, शशि शंकर, ओएनजीसी। नेक्स्ट, सैयद गयूर उल हसन रिजवी, सैयद गयूर उल हसन रिजवी, खास रूप से महत्वपूर्ण है ये, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी इस आयोग की स्थापना, जिसमें अब तक 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है। अब तक 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, मतलब कहने का मतलब है 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख और जैन। पूछा जाएगा कि भारत में छठा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है जिसे अधिसूचित किया गया, जैन। जैन छठा अल्पसंख्यक समुदाय मतलब सबसे बाद में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, एंथनी लियान ज्वाला, एंथनी लियान ज्वाला, सीएजी, शशिकांत शर्मा के बाद नए सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, राजीव राय भटनागर, सीआरपीएफ के महानिदेशक, राजीव राय भटनागर। सुलखान सिंह, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुलखान सिंह, यूपी के नए डीजीपी। नेक्स्ट, तुषार ओरोठे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच। नेक्स्ट, हृदय नारायण दीक्षित, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा इसमें चल रही है, ध्यान रखिएगा, यूपी की 17वीं विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, अक्सर इनके लेख आते थे एडिटोरियल में, जो समाज खासकर दैनिक जागरण के एडिटोरियल में इनके लेख हमेशा छपते रहे हैं, हृदय नारायण दीक्षित के आप पढ़ते रहे होंगे। नेक्स्ट, 4 उच्च न्यायालयों में महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, 4 उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, जिनमें से 2 नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय के महिला मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अप्रैल 2017 में की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ठीक है। मुंबई उच्च न्यायालय जस्टिस मंजुला चेल्लूर, कोलकाता उच्च न्यायालय जस्टिस निशिता म्हात्रे। इन चारों उच्च न्यायालय की जो महिला न्यायाधीश हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसी भी उच्च न्यायालय का पूछा जा सकता है। नियुक्तियां, राष्ट्रीय नियुक्तियों में 23 मैंने करवाए, मैंने बताया 8-10 जो बची हैं उन्हें अगले वीडियो में मैं कंपाइल कर दूंगा। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व या फिर नियुक्तियां पढ़ा रहा हूं उसमें कहीं कहीं मैं जोड़ दूंगा, छूटेगा कुछ नहीं। हाँ, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण बातें मैं व्हाइट बोर्ड पर दे रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, वो संपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप मैगजीन से जो अध्ययन कर रहे हैं उन्हें करते रहिए, लेकिन इसे सबसे प्राथमिकता में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ज्यादा फायदा होगा। आमतौर पे कट ऑफ 100, जैसे उत्तर प्रदेश
पीसीएस कट ऑफ 104-5 के लगभग जाता है, 105 या 6, 104-5 ही जाता है। मैं देखता हूं अधिकतर लोग फेल होते हैं जो कि मुख्य धारा में शामिल होते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनका 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है, 104 सही होता है प्रश्न, है ना, जबकि 104 प्रश्न कट ऑफ जाता है 150 में से। तो अगर आप 102 प्रश्न करके फेल हो गए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं करंट होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास आप 3 दिनों में बहुत बढ़िया नहीं तैयार कर सकते, भूगोल आप 3 दिनों में बहुत बढ़िया तैयार नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 दिनों में आप बढ़िया से अगर करंट पढ़ें, समसामयिक अध्ययन, तो अपने 4-5 प्रश्न निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो इसे करते रहिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसे अलग कर दीजिए करंट को, बाकी आप पढ़ते रहिए करंट में। तो ये 7वां वीडियो है। इस तरह से मेरे ख्याल से लगभग 19-20 वीडियो हो जाएंगे करंट खत्म होते होते आगे की सभी परीक्षाओं के लिए, केवल यूपी पीसीएस नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें अगस्त तक की समसामयिकी शामिल रहेगी, निश्चित रूप से इसका असर होगा। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए कि क्या आपको अच्छा ये लग रहा है। नमस्कार।